सकते हैं। और मैं आग्रह करता हूं राघवेंद्र शर्मा जी से, वे आज का अपना विषय रखें और हम सब उससे प्रेरणा लें और अपने ग्रुप को और हिंदुत्व और आरएसएस को मजबूत करें। श्री राघवेंद्र शर्मा जी का परिचय मैंने करा दिया है, इसलिए पुनः नहीं करता हूं। श्री राघवेंद्र शर्मा जी। धन्यवाद राजीव जी। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ भाई साहब, क्लियर है। और समय क्या है राजीव जी? 40 मिनट। 50 मिनट हो गए हैं। कितने बजे समय तक है आपका? अरे आप तो 40 मिनट 12:30 तक करिए अपना, 1 बजे तक टाइम बुक है। नहीं, जो आपका टाइम होगा मैं उसके अंदर उसको, चलिए नहीं, आप 12:30 तक करिए। अगर किसी को बहुत जरूरी होगा तो चला जाएगा, नहीं तो बाकी सब तो सुनेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। मैं आपके सभी इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं अभी आपके द्वारा की हुई बात को आदरणीय चौरागड़े जी ने विषय रखा है, रविंद्र भार्गव जी ने रखा है, तो मैं सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि इन सब लोगों में सबसे कम योग्यता मेरी है। कम योग्यता वाले को आप मुख्य वक्ता बना रहे हो, क्यों बनाया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कोई विनम्रता से नहीं, मैं आपके इसको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं मुझे नाम, उनको देख करके बोल रहा हूँ। इसलिए मैं वो कुछ बातें आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं कानून का। इस नाते मैं पूरे देश भर में घूमता हूं और मैं लंबे समय से, सन 2010 से मैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का काम करता हूं, जिसमें मैं 10वीं बार जम्मू कश्मीर गया हूं। और हम लोग बहुत लंबे समय से केवल काम करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी के ऊपर। कथा कहानियों में हमारा कोई बिलीव नहीं है। इस आधार पे हमने पूरी पिछले 10 साल की 12 साल की रिसर्च है, उसकी मैं छोटी सी कुछ जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं कहूं कि सुरक्षा का जो विषय है इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर हर समय बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इतना महत्वपूर्ण रहा है कि आज से नहीं, हजारों लाखों साल पुरानी हिंदू पद्धति, हिंदू साहित्य, हिंदू दर्शन, हिंदू के जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि सुरक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन मैं कहूं कि आज 21वीं सदी में खड़े होकर के मुझे कहते हुए बड़ा दुख होगा कि आज के समय में लोगों को ऐसा लगता है कि सुरक्षा से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सुरक्षा का काम सेना का होगा, सुरक्षा का काम सरकार का होगा, सुरक्षा का काम कुछ सरकारी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स का होता है। यह धीमे धीमे एक मानस बनता जा रहा है। यह चिंता का विषय है। अगर मैं कहूं, ईसा से 300 साल पहले एक व्यक्ति, एक साधारण सा शिक्षक, जिसको यह लगा कि मेरे देश के ऊपर आक्रमण हो रहा है, सिकंदर अपनी बड़ी सेना लेकर के भारत की तरफ को आगे बढ़ रहा है, तो वह व्यक्ति उस समय के राजा के दरवाजे पर खड़े होकर के उसका दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता और बोलता है कि राष्ट्र खतरे में है। जब उसको लगता है कि राजा अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है, उस समय के सबसे बड़े जो पटना का वंश जो राज हुआ करता था, नंद वंश के पास जाता है और नंद वंश से कहता है कि अखंड भारत का जो है, अखंड भारत खतरे में है और आप सारी चीजों में अपने भोग विलास में लिप्त हैं, आप बाहर निकलिए और उसका मुकाबला कीजिए। जब उसको राजा से उम्मीद नहीं मिलती है तो वही एक साधारण सा शिक्षक अपनी शिखा में एक गठान लगा करके बोलता है कि यह अगर राजा अपने दायित्व से मुकर जाए तो यह जनता का कर्तव्य होता है और मैं इस काम को करूंगा। इतिहास साक्षी है किस तरह से उन्होंने एक सामान्य से एक बालक को उठाया और उसको वहां का राजा भी बनाया और किस तरह से देश के इस नक्शे को बदलने का काम किया है। हर युग में सामान्य व्यक्ति ने खड़े होकर के अपने राष्ट्र की अस्मिता और सुरक्षा के लिए कार्य किया है। इसलिए हम आज यहां खड़े हुए हैं, जिसको कभी कहा है कि रोम यूनान मिट गए जहां से। एक बार बोलते हैं कि कुछ तो हस्ती हमारी, इतने आक्रमणों के बाद हम खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि आम व्यक्ति भी अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचता था। मैं अगर कहूं, इसको थोड़ी सी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं, तो भारत के ऊपर 711 में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में एक आक्रमण हुआ और यहां से आक्रमणों की श्रृंखला चली। उस समय हमारे यहां इससे पहले भी लड़ाइयां हुई हैं।
हमारे पूरे देश में कभी भी कोई एक राजा ने राज्य नहीं किया है। लड़ाइयां भी होती रही, महाभारत का युद्ध हम लोगों को सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है, लेकिन लड़ाइयां राजाओं के बीच में होती थी, जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। एक राजा था, हार जाता था, कुछ संधियां होती थी, दूसरा राज जाता था, लेकिन कभी भी जीते हुए राजा ने जनता पर कत्लेआम में अत्याचार नहीं किए। लेकिन 700 के बाद जो बड़ा आक्रमण गजनी के रूप में भारत में आया, जिसमें स्मिथ ने उसको लिखा है कि यह गजनी का जो आक्रमण है, यह भारत के ऊपर अत्याचारों की दास्तां का कभी खत्म ना होने वाला इतिहास है। उन्होंने कहा अगर इस इतिहास को लिखेंगे तो शायद इतिहासकारों के लिए कागज छोटे पड़ जाएंगे और ये अंतहीन गाथा कभी खत्म नहीं होगी। पहली बार भारत के लोगों ने देखा कि राजा युद्ध हार गया है, इसलिए राजा ने, जो जीते हुए शासक ने, जनता के ऊपर कत्लेआम शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोमनाथ के मंदिर का हमने सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। सोमनाथ के मंदिर पर हमला करते समय, सोमनाथ के मंदिर को लूटते और तोड़ते समय 50,000 हिंदुओं की हत्या हुई है। 1991 से लेकर 1993 के बीच में जब गौरी और पृथ्वीराज का जो युद्ध और हमला हम लोग सब लोग जानते हैं किस तरह का है। कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब के समय का भी हम देखते हैं कि इसी तरह का एक इतिहास हमारे सामने आता है। 1290 से लेकर 1316 तक का जो अलाउद्दीन खिलजी का अत्याचार है, उसको रॉबर्ट स्लेव ने लिखा है, जो फॉरगेटन ऑफ एम्पायर के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ा दस्तावेज लिखा है, उसमें उन्होंने इसका बहुत वर्णन किया है। लेकिन इन सब में भी हम देखते हैं कि ये सारे हमला और हमलावर सफल हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उसके ऊपर हम कारण देखें तो हमें नाम आता है उड़ीसा का वह काला पहाड़। वो व्यक्ति था, वो कैसे इन सब के साथ में मिल गया और अपने लोगों पर अत्याचार करने लगता है। खिलजी के सेनापति को हम देखें तो मलिक कफूर का नाम हमें ध्यान में आता है, जो कि एक हिंदू था। निजाम शाही संस्थापक के रूप में हम देखें तो तिम्मप्पा का हमें नाम ध्यान में आता है, जो एक हिंदू था। इसी तरह से हम देखें बंगाल का जीत महाल हो, चाहे मानसिंह से लेकर के और हम जयचंद तक के इतिहास को अगर उठा करके देखें तो हमें यही सब ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया है, यही हमारे पराभव का कारण बनता है। लेकिन इतिहास करवटें लेता है, चाहे भगवान श्री राम के समय से कहें, चाहे हम भगवान कृष्ण के समय से कहें, चाहे हम यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात को कहें, और मैं कहूं इस इतिहास ने करवट लेते लेते 1630 का भी वो दिन है जो शिवाजी महाराज के जन्म से हम उसको करते हैं। तो मेरा कहने का आशय, मैंने छोटा सा ब्रीफ इसको रखा है, वो यह है कि हमारे देश का उत्थान और पतन का इतिहास रहा है, लेकिन हर समय हम संघर्ष करते रहे हैं। और इस संघर्ष को हम देखें तो आज आधुनिक भारत में कहें या आजादी के बाद कहें तो सबसे बड़ा संघर्ष जो हमारा है वह जम्मू कश्मीर को लेकर के है। जम्मू कश्मीर को लेकर के हम जो बात करते हैं तो दुनिया के अंदर जो लड़ाइयां होती हैं वो केवल तलवारों से या बंदूकों से हार रही और जीती हुई लड़ाइयां ही नहीं होती हैं। दुनिया के अंदर वास्तव में जो लड़ाइयां जीती जाती हैं या जो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है, परसेप्शन बनाने की आवश्यकता है। जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में देश के अंदर में कुछ भ्रम खड़े किए गए इन 70 सालों के अंदर, और ये भ्रम इस देश की पॉलिटी सिस्टम ने खड़ा किया है। जब मैं पॉलिटी सिस्टम बोलता हूं तो कोई राजनेता उसमें नहीं आते हैं, कोई लेखक ही उसमें नहीं आते हैं, कोई पत्रकार उसमें ही नहीं आते हैं, जुडिशरी आती है, उस समय के जो मैं कहूं कि सेना भी होती है, उस समय की जो न्याय व्यवस्था होती है, इन सबको मिलकर के जो हमारी पॉलिटी सिस्टम बनता है, इन सब के द्वारा किया हुआ अन्याय और अत्याचार इस देश में जम्मू कश्मीर के इतने बड़े इतिहास के रूप में देखने को मिलता है। अगर मैं कहूं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा करूं या वर्तमान के बारे में चर्चा करूं तो देश में 4 बार ऐसा समय आया, इसमें 2 बार पाकिस्तान का समय था, 2 बार हिंदुस्तान का समय था। जब मैं कहूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का समय 2-2 बार था तो वह कहने के एक पीछे इतिहास की कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं। जो समय पाकिस्तान के हाथ में था वह समय था 1947 का पहला जुकाल था। 1947 में हम देखें भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के साथ साथ
जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन के साथ साथ में दुनिया की शक्तियां पाकिस्तान की तरफ झुक रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। उस समय का हमारा देश का जो नेतृत्व है वह भी यह बात को स्वीकार कर चुका था, स्वीकार कर रहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर मस्ट गो टू पाकिस्तान। कहने का आशा है कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान के साथ थी। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, हमारे देश के जो राजनेता कर्णधार थे वह भी चाहने लगे थे कि पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर को जाना चाहिए। यानी कि वो समय पाकिस्तान का समय था, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय को गंवा दिया। वो समय गंवा दिया, उस समय गंवा दिया कहूं मैं, या पाकिस्तान अपने उसमें सफल नहीं हो पाया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उस समय देश की सत्ता के ऊपर जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त महाराजा हरि सिंह बैठे थे। महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत जम्मू कश्मीर को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके वो सामरिक महत्व को समझते थे। दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो दुनिया की सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है। जब कभी रसिया 1933 में टर्की को जब रौंदता है और पाकिस्तान की तरफ उस क्षेत्र की तरफ बढ़ता है और क्षेत्र के ऊपर अपना सहयोग देता है, तो उसके मन में एकमात्र वही क्षेत्र ध्यान में आता है जिसको हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जिसको मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान बोलते हैं। अमेरिका अगर पाकिस्तान से दोस्ती करता है तो उसके पीछे उसका यही सोच रहता है कि इस क्षेत्र को उसको अपने कब्जे में लेना है। आज दुनिया के अंदर चीन पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, चीन पाकिस्तान के पर अपना जो खजाना लुटा रहा है, उसके पीछे उसका वही क्षेत्र है। इसके अलावा उसका कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है मित्रों। लेकिन हमारे देश की पॉलिटी ने, हमारे देश के सिस्टम ने इस भू सामरिक महत्व के विषय को ना समझते हुए केवल अपनी छद्म सत्ता की लालच के चक्कर में उस क्षेत्र के साथ में समझौते कर लिए, और मैं कहूं कि आज वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तो सबसे पहला जो समय था वह पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने 1947 का जो समय था उसको गंवा दिया। मित्रों, पाकिस्तान के पास एक और चांस आया। वो समय होता है 1971 का। 1971 का जो समय था, जिसमें मैं कहूं कि 1971 का जो समय था, माफ करना, वो भारत का समय था। भारत का समय कैसा था? पाकिस्तान टूट चुका था। जब पाकिस्तान टूट चुका था तो क्या समय स्थिति पाकिस्तान की थी? दुनिया के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया था। वो भारत का समय था। लेकिन भारत की सेना ने अपने शौर्य से जो लिखा था, भारत की राजनीति ने उसको स्याही से धो दिया। एक समय उसने लॉस किया, एक समय हमने ही लॉस किया। लेकिन अब एक समय पाकिस्तान का फिर से आया। वो समय है 1952 का। 1952 का जो समय था, जिसमें मैं कहूं कि अब्दुल्ला को नेहरू जी ने सारे पावर दे दिए थे। अब्दुल्ला के पास पूरी शक्तियां थी। अब्दुल्ला ने उन शक्तियों का उपयोग करते हुए संविधान सभा में 75 लोगों का चयन किया, और जितने भी विरोधी होते थे, चूंकि महाराजा को वहां से निकाला दे दिया गया था, जितने भी उसके विरोधी थे सबके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे, और 75 में से 75 लोग संविधान सभा में अब्दुल्ला की चुन करके आ गए थे। जैसे ही अब्दुल्ला के लोग चुन करके आए, उस समय अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ कर लिया था, और अब्दुल्ला को लगा था सही समय है, और उसने भारत से अलग होने का राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया, और पाकिस्तान ने ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों ने उसका समर्थन किया। चूंकि राष्ट्रभक्त महाराजा को उस समय तक नेहरू जी बहुत कमजोर कर चुके थे। महाराजा के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा चुके थे, और देश के अंदर में एक वातावरण बना दिया था कि एक्सेशन ठीक से नहीं हुआ है। एक्सेशन ठीक से ना होने की वजह से, हम यूएनओ में जाने की वजह से, महाराजा की गलतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह का वातावरण बन गया है, जबकि यह एक झूठ है।
अब यह पाकिस्तान का समय था। पाकिस्तान के इस समय को वहां की देशभक्त जनता ने पाकिस्तान को नाकामयाब कर दिया। वो कैसा? प्रजा परिषद का इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, हर एक व्यक्ति खड़ा हो गया जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत हमारे लिए सब कुछ है और भारत के बाहर जम्मू कश्मीर का कोई भविष्य नहीं है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा जनमत खड़ा कर दिया और प्रजा परिषद जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जिसमें मैं कहूं कि एक पूरा देश उसके साथ में खड़ा हो गया। और देश के खड़े होने के साथ साथ में इस आंदोलन ने इतना बड़ा स्वरूप हासिल किया जो हम सबके सामने आज है। फिर एक बार समय ने पलटा खाया। जब समय ने पलटा खाया तो तीसरा मैं कहूं कि यह फिर से 1994 का एक टाइम आया। 1994 का जो टाइम था या 90 का जो इसको समय को हम शुरुआत कहते हैं, वह एक बार फिर से पलटा खाता है। और नरसिम्हा राव उस समय 90 के बाद 94 के आसपास देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत थी? फिर मैं कहूं कि जो अंतरराष्ट्रीय जनमत था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। आतंकवाद चरम पर खड़ा हुआ था। देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़ी कमजोर स्थिति में खड़ी हुई थी। ऐसे समय में फिर वहां की देशभक्त जनता ने फिर मोर्चा संभाला और पाकिस्तान की उन सारी चालों को कमजोर कर दिया जिस पे अंतरराष्ट्रीय दबाव थे, जिस पर हमारे देश के राज्य, जो हमारे उस समय का पॉलिटी सिस्टम था, उस समय के जो लोग थे, उनकी भी इच्छा शक्ति का अभाव था। लेकिन राष्ट्रभक्त जनता ने इन सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए फिर से अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। इन चारों समय से एक बात समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी कुछ चला, चाहे वो आतंकवाद अपने चरम पर हो, चाहे अन्य सारी अंतरराष्ट्रीय ताकतों का प्रभाव हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता हमेशा भारत के साथ खड़ी रही। ऐसे समय में बहुत सारे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है। इन नैरेटिव से हमें बाहर निकलने और निकालने की आवश्यकता है। एक बड़ा नैरेटिव जो सेट हुआ है वो यह है कि जम्मू कश्मीर एक सेपरेटिस्ट राज्य के रूप में एक स्थापित करने का प्रयास किया गया, जबकि मैं कहूं जम्मू कश्मीर वास्तव में कोई सेपरेटिस्ट राष्ट्र के रूप में, राज्य के रूप में अपने आप को नहीं मानता है या वो नहीं मानना चाहता है। इसके कई उदाहरण मिलेंगे हमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में कहें, अक्सर लोग बोलते हैं, नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर का जब हम नाम लेते हैं तो हमें कभी लल्लेश्वरी नहीं सुनाई देती, हमें कल्लड़ की राग तरंगिनी सुनाई नहीं देती, हमें वहां के राष्ट्रभक्त लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती। जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो हमें अलगाववाद, आतंकवाद, पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पूरा आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। ऐसी कुछ चीजें हमारे देश के अंदर एक चर्चा में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा एरिया, जो कहूं मैं, जम्मू कश्मीर 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उस एरिया में से 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लद्दाख में है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक एक भी भारत विरोधी नारा नहीं लगा वहां से। लेकिन हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर क्या वातावरण बना दिया? जम्मू कश्मीर में सब कुछ जल रहा है, जम्मू कश्मीर आतंकवाद की भेंट चढ़ गया है। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जम्मू का है। हम जानते हैं भोपाल जैसा शांत हमें जम्मू कश्मीर दिखता है, जब जम्मू राज्य में दिखता है। इसमें से केवल 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो वास्तव में मैं कहूं इस आतंकवाद का गढ़ बन गया था। 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर में से केवल 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, टोटल पॉपुलेशन में से 85% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। 1 लाख में से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 15% आबादी और केवल
5 जिले केवल यही समस्या ग्रसित हैं, बस यही समस्या दिखती है, बाकी पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में कोई समस्या नहीं है। अगर हम आबादी की दृष्टि से उस तरफ को देखें तो 12% सिया मुस्लिम हैं, जिन्हें भारत के विरोध में आज तक एक आवाज भी नहीं उठाई। 14% गुज्जर मुस्लिम हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई। लगभग 10% पहाड़ी मुस्लिम हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। तो मित्रों, 99% करगिल जो एरिया है वो 99% मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम आबादी का एरिया है, लेकिन आज तक कोई भी भारत विरोधी एक शब्द वहां सुनाई नहीं दिया। पुंछ में 90% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है। तो आखिर ऐसा नैरेटिव, ऐसा परसेप्शन बना कैसे और किसने बनाया, यह समझने की आवश्यकता है। जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो घाटी के केवल 5 जिले होते हैं। उन 5 जिलों में हम लोग सुनते रहते, अनंतनाग है, पुलवामा है, सोफिया है, कुलगांव है, श्रीनगर है। यही 5 जिले हैं जिनमें आतंकवाद है, जो थोड़ा सा डेंस हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से। मुस्लिम, सुन्नी स्पीकिंग मुस्लिम है, यहाँ सुन्नी मुस्लिम है यहाँ पर। यही क्षेत्र है जो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में देश के अंदर एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहा है। और दुर्भाग्य से हम सभी इस षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। अब एक बड़ा एक वातावरण बनाने का प्रयास किया है कि साफ आतंकवाद इसलिए है कि वहां के मुस्लिम जो है वह आर्थिक कमजोरी से गुजर रहा है। इन 5 जिले या इसमें कश्मीर के अंदर 55 लाख जो मुस्लिम आबादी है, उसमें से 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आप कल्पना कीजिए, भोपाल की आबादी जितनी है उससे थोड़ी बड़ी आबादी है, इसके अंदर से 4.5 लाख मुस्लिम हैं जो कर्मचारी हैं। और अगर इसका दूसरे आंकड़ा देखिए, भारत की सरकार ने जो पैसा दिया है उसका अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने तो खजाना लुटा दिया इनके लिए। जो हम पंजाब, जो हमारे बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए हम अगर वहां 100 रुपए देते हैं, उसी तुलना में हम इस राज्य के लिए 1000 रुपए देते हैं। उस 100 रुपए में से 70 रुपए हम वापस लेते हैं, उस 100 रुपए में से 90 रुपए तो हम सब्सिडी के रूप में बांट देते हैं। तो मैं कहूं, आर्थिक अभाव नहीं है। और इस पूरे के पूरे चित्र में से उठा करके देखें तो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 5 जिले, ना के बराबर आबादी और 20 परिवार, बस इन्हीं के बीच में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का सिनेरियो घूम रहा है। पूरे के पूरे देश के अंदर हमने उसको गुमराह कर दिया, उसने पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक परसेप्शन बदल दिया। और इतनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है कि इससे लड़ते हुए 8000 सुरक्षा बलों के जवान वहां शहीद हुए हैं। कारण क्या है? कारण अगर कोई है तो एकमात्र यह है, अक्सर जब लोग बात करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या, कश्मीरी समस्या, कश्मीर में आतंकवाद, कश्मीरी आतंकवाद, जब लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि यही नैरेटिव, यही समस्या है जो एक खड़ी कर दी गई है। यह कश्मीर समस्या नहीं है मित्रों, ये दिल्ली समस्या है। इस समस्या को दिल्ली ने खड़ा किया है और इस समस्या का समाधान भी दिल्ली ही कर सकता है। वो कैसे खड़ा किया है? आप देखिए, लुटियंस में बैठे हुए कुछ पत्रकार, कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठकर इस पे चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं। और करते क्या है? यासीन मलिक से बात कीजिए, मीरवाई से बात कीजिए, इनको कुछ ना कुछ हमें देकर के संतुष्ट करना पड़ेगा। टीवी पर डिबेट होती है तो कौन आता है? यही अलगाववादी नेताओं को बड़े बड़े ब्लैक कमांडो इनकी सुरक्षा देते हुए और उनको लेकर के आते हैं और यहां बड़े शान से देश के विरोध में बोलते हैं और टीवियों पे तालियां बजाई जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग उस समय के इनको बैठ करके अपने आप भोज देते हैं और ये वहां जाकर के भारत विरोधी बात करके और कुछ पैकेज लेकर के चले जाते हैं। यह 1 साल, 2 साल, 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक नहीं, बल्कि 7 दशक तक यह खेल चलता रहा। मैं कहूं, इस खेल के अंदर में सभी शामिल हैं।
जब मैं सभी शामिल हैं बोलता हूं। मेरी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? राजीव जी मेरी आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? नहीं, क्लियर आवाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहूं कि 7 दशक तक ये जो खेल चलता रहा है, आज बिल्कुल क्लियर है। की आवश्यकता है और उसको समझने की आवश्यकता है, और देश ने उसको समझा भी है। जैसे हम 10 साल के अंदर में देश को यह बताने में सफल हो गए कि पूरा जम्मू कश्मीर नहीं जल रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर अलगाववादी राज्य नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता यह नहीं चाहती है, यह चंद लोगों का खेल है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को हम लोग सुनते हैं, और कैसा खेल है इसका आश्चर्य देखिए। इस देश के अंदर 2 बार गृह मंत्री बने, और तीनों बार गृह मंत्रियों में जब जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बनता है, 3 दिन के बाद उसकी लड़की वहां से गायब हो जाती है, आतंकवादी उठा के ले जाते हैं। उस आतंकवादियों के शर्त यही होती है कि कुछ 10-20 आतंकवादियों को छोड़िए, और वो लड़की के चक्कर में छोड़ना पड़ते हैं। शाम को होते होते वो लड़की घर में से ही बाहर निकल आती है। यह इत्तेफाक नहीं है मित्रों, यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है, और यह तो एक षड्यंत्र है, ऐसे षड्यंत्रों की श्रृंखला है। और इस पूरी सदी के अंदर मैं कहूं जो 7 दशक का जो इतिहास है, इसके अंदर अगर इतिहास ने सर्वाधिक अन्याय किया है तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ किया है। जम्मू कश्मीर जब देश आजाद, अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊं, क्योंकि मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। उस परसेप्शन की लड़ाई को लड़ना हर एक नागरिक का काम है, उस देश के पढ़े लिखे लोगों का काम है। उस देश के अंदर जो मैं कहूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हों, चाहे वो बीएचईएल के ईडी के रूप में बैठे हों, चाहे वो एनटीपीसी का कोई बड़ा अधिकारी हो, वो अपने क्षेत्र में एक बड़े ओहदे को होता है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इस पूरे समय में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया कि सुरक्षा का विषय हमारा नहीं है, हमें क्या लेने देना इससे, जबकि देश के अंदर सुरक्षा का विषय हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक नागरिक की ड्यूटी है। क्यों? दुनिया के सुरक्षित देशों का नाम उठा करके देख लिए, जब इजराइल की बात करते हैं, हर एक आदमी कहता है देश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहूं कि पिछले 10-12 साल में हमने एक जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने देश के अंदर इस वातावरण को बनाने का काम किया है, जिसमें भोपाल के अंदर कहूं या लखनऊ के अंदर कहूं या जबलपुर के अंदर कहूं, हर एक व्यक्ति को यह बताने का प्रयास किया गया है कि जम्मू कश्मीर का विषय आपका विषय है। जम्मू कश्मीर की समस्या जो बात कर रहे हैं वह देश की समस्या है, वह किसी राज्य की या किसी कुछ लोगों की समस्या थोड़ी है। जम्मू कश्मीर का जो कष्ट है वह कश्मीरी पंडितों का कष्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों को नहीं निकाला गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर से भारत को निकालने का प्रयास किया गया है। हम इतने समय में इस बात को बताने में सफल हो जाएं या हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भारत को निकालने का जो काम है वह हमें नहीं होने देना है। आज भी हम चर्चा करते हैं, हम कश्मीरी पंडितों की समस्या करते हैं। वास्तव में हम देश को यह बताने में सफल नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाए थे कि जम्मू कश्मीर से भारत को बाहर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर से हमें अगर इस समस्या के बारे में सोचना है तो हमें फिर से भारत को जम्मू कश्मीर के अंदर ले जाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर को के अंदर भारत को जाना है, कैसे जाएगा? तो मैं कहूं भोपाल के पत्रकार जब जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति के संबंध में भोपाल के अखबारों में लेख लिखेंगे, किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति यह अपने लेख और उनके माध्यम से अपने नीचे के लोगों को बताएगा कि वास्तव में जम्मू कश्मीर के अंदर भारत को जाना है, जम्मू कश्मीर के अंदर से भारत को बाहर निकाला गया था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको बताने की आवश्यकता है, लेकिन उस समय की पॉलिटी ने इसको समझने का काम नहीं किया है। दुष्यंत का शहर है भोपाल। दुष्यंत ने एक कविता बोली थी। दुष्यंत बोलते थे कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, पर अजब बात तो यह है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। पर अजब बात तो यह है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। तुम इस मशीन का पुर्जा है, तुम पूरी मशीन नहीं है।
तो वास्तव में उस पॉलिटी को यह बताने की आवश्यकता थी, इन दुष्यंत की पंक्तियों को बोलने की जरूरत थी, और उस समय के लोगों ने समय समय पर इन बातों को बोला है। अब मैं उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊं कि जब देश आजादी के कगार पर खड़ा है, देश को आजादी मिलने वाली है, उस समय क्या स्थिति थी और हमारे देश के लोगों ने उस समय क्या किया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि देश की आजादी के समय से ही हमारे देश के राजनेताओं के मन में एक भ्रम हमेशा बना रहा और वो आज तक चल रहा था। मैं कहूं 2016, 17, 18 तक वह चल रहा था, और उसी दिन से पाकिस्तान के मन में पाकिस्तान का स्टैंड डे वन से क्लियर था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, और हमारी पूरी की पूरी पॉलिटी इसमें भ्रमित थी। भ्रमित कैसी थी? जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि पाकिस्तान मस्ट, जम्मू कश्मीर मस्ट गो टू पाकिस्तान। इसके लिए उन्होंने नेहरू जी को बहुत कन्विंस कर लिया था, और नेहरू जी पूरी तरह से इसके लिए एग्री थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना ही चाहिए, पाकिस्तान का नेचुरल दावा बनता है। लॉर्ड माउंटबेटन क्यों चाहते थे? 1933 के अंदर जब रसिया ने टर्की को रौंदा, तब उनको लगने लगा था अंग्रेजों को कि दुनिया के अंदर हम कमजोर हो गए हैं, और जो कम्युनिज्म का जो प्रभाव है वो भारत की तरफ को बुरी तरह से बढ़ रहा है, और नेहरू जी उस कम्युनिज्म के प्रभाव के पूरे प्रभाव में ग्रसित थे। इसको रोकने के लिए एक हार्डकोर मुस्लिम बॉल बनाई जाए, जिसकी वजह से इस कम्युनिज्म को आने से रोका जा सके। तो हम कहें कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो एरिया है, वो पाकिस्तान ने भारत के जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा मिला करके एक हार्डकोर मुस्लिम बॉल बनाने का काम करना था। उस षड्यंत्र के लिए टूल के रूप में उन्होंने नेहरू जी को संतुष्ट कर लिया था, और उस संतुष्टि के लिए नेहरू जी ने राष्ट्रभक्त महाराजा के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और नेहरू जी ने कहा कि राजा को या तो वो पाकिस्तान के साथ अपने जम्मू कश्मीर को शामिल कर दे। अगर जब उनको लगा कि राजा इसके लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पूरा का पूरा जो पावर है वो शेख को दिया जाए, क्योंकि शेख जम्मू कश्मीर का नेता है। और ये पूरे उस समय के उसमें एक वातावरण बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए महाराजा पर तरह तरह के दबाव बनाना शुरू कर दिया, और उसमें एक बड़ा काम किया। जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो सारे आजाद हो रहा था, उस समय सभी एक लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रखा, उसके अंदर दो बातें थी। जो राज्य ब्रिटिश राज्य के अंदर में था उसका विभाजन होना था, और जो रियासतें थी 563, उनको दोनों में से किसी एक देश को चुनना था। यह सब एक बात रखी गई। उसमें इसको चुनने का अधिकार महाराजा को था, और जो राजा या नवाब उस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देगा, उसके आधार पर वह राज्य हिस्सा उस देश के अंदर शामिल हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्रिंटेड दस्तावेज था, जिसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए वो उसमें शामिल होता गया। एक उस समय वातावरण बनाया गया कि महाराजा जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं मिलाना चाहते हैं, या तो महाराजा पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या बफर जोन के रूप में रखना चाहते हैं। यह गलत है। नेहरू जी का दबाव, जिन्ना का दबाव, लॉर्ड माउंटबेटन का दबाव, इन सब का दबाव महाराजा के ऊपर एक ही था कि तुम्हारी सारी शर्तें मान ली जाएंगी, केवल तुम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए। इतिहास में इसके साथ बड़ी छेड़छाड़ की गई, और इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि महाराजा भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे। मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर का विलय भोपाल के विलय से पहले हुआ है। जम्मू कश्मीर के विलय के बाद सैकड़ों राज्यों का विलय भारत में हुआ है, और एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर हो गए हैं तो कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं थी, कोई किंतु परंतु के लिए चांस नहीं थे। वो हिस्सा इस देश में मिल गया। जिस दिन भारत के साथ में महाराजा ने हस्ताक्षर कर दिए, उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत का 15वें नंबर का राज्य बन गया। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन पूरे समय के अंदर में देश के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया गया।
और इस विषय को लेकर के जैसे जब पाकिस्तान को ये लगा, लॉर्ड माउंटबेटन को लगा, ब्रिटेन सरकार को लगा कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ ही जाएगा, हम पाकिस्तान के साथ जाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान ने एक रणनीति बदली, जिसको मैं कहूं डे वन से उसका स्टैंड क्लियर था। उसने कहा नहीं, तो उसने भारत के ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो हम देखते हैं कि हमारे देश के उस समय की नेताओं की स्थिति क्या थी। उस समय की स्थिति यह थी कि हम इस सारे विषय को लेकर के चले गए यूएन में। आज भी यूएन के बारे में जो भ्रम होते हैं, मैं उसको भी दूर करने की बात कहूंगा। यूएन में हम डिस्प्यूट के ऊपर नहीं गए थे, यूएन में हम गए लाइन ऑर्डर के ऊपर। यूएन में हमने जाकर के बोला कि पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, चूंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आप एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, इसलिए आप हमारे उस क्षेत्र के ऊपर से पाकिस्तान का कब्जा हटवाइए, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। यूएन में हम इस बात को लेकर के गए थे। लेकिन आज भी यूएन के अंदर यह बात को नहीं बताई जाती है, बताई ये जाती है कि यूएन में हमने कुछ कमिटमेंट किए थे, हमें वहां रेफरेंडम करवाना है, हमें जनमत संग्रह कराना है। आज भी भारत की संसद में मैं कहूंगा 2 साल पहले, 1 साल पहले तक इस बात पर बड़ी बहस होती है कि रेफरेंडम करवाना। यूएन में हमने कुछ वादे किए थे, वो भारत ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। साथियों, दुनिया के किसी भी मंच के ऊपर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार नहीं बताया, लीगली वो बता भी नहीं सकता। क्यों? जिस दिन महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए हैं, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब महाराजा ने हस्ताक्षर किए और लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको स्वीकार कर लिया, उस समय क्राउन की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र आता है, पत्र नहीं वो हिदायत आती है, और उन्होंने कहा है कि क्राउन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है जिसके लिए ब्रिटिश सरकार सदियों से इच्छा लगाए बैठी थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा, कमजोर भारत होगा और मजबूत पाकिस्तान दुनिया के अंदर हमें खड़ा करना है। लॉर्ड माउंटबेटन को इसकी बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन हमारी पॉलिटी ने, हमारे उस समय के राजनेताओं ने इस बात को समझने का काम नहीं किया और देश के अंदर एक भ्रम का वातावरण बनाए रखा। और वो इस हद तक बनाए रखा, मैं कह रहा हूं कि आज भी संसद में आधी संसद इसको लेकर के कंफ्यूज है। आज भी संसद में इस पर चर्चा होने लगती थी। तो इस समय के लेखक, उस समय के पत्रकार, उस समय की जुडिशरी, उस समय के राजनेता, इन सब का एक कर्तव्य होता था कि देश से इन भ्रमों को दूर किया जाए। और आज भी यह आम जनमानस के अंदर धारणा बनी हुई, इसको दूर करना भी हमारा काम होता है और वास्तव में हमें करना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा? हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि मैं कोई एनटीपीसी का, आप कुछ भी हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ और बड़ी पोस्टों पे हो सकते हैं, लेकिन मूलतः आप एक भारतीय हैं, मूलतः आप एक हिंदुस्तानी हैं। इस नाते आपका यह कर्तव्य होता है कि दुनिया के अंदर सबसे सामूहिक महत्व वाले विषय को जनता की अदालत में लोगों के सामने स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए, उस पर से भ्रम और पर्दे हटना चाहिए, क्योंकि यह समस्या भारत ने पैदा की, यह समस्या दिल्ली ने पैदा की, यह समस्या कुछ पढ़े लिखे लोगों ने पैदा की है। इसलिए समस्या को दूर करने का काम भी इन्हीं का है, क्योंकि सेना ने तो अपना काम पूरी बहादुरी से किया और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता ने भी पूरी बहादुरी से काम किया है। अमरनाथ का जब आंदोलन चल रहा था, आप कल्पना कीजिए जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता ने कैसा जवाब दिया। अमरनाथ के आंदोलन में जब तय कर लिया कि जेल में जाना है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन को वापस लेना है, पहले दिन 2.5 लाख लोग निकले और जेल में स्वतः उन्होंने जेल भरो आंदोलन चलाया। दूसरे दिन का आंदोलन ने तय किया कि आज केवल महिलाएं जाएंगी और 4.5 लाख महिलाएं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आंदोलन में निकली और 4 लाख महिलाओं ने कहा जेल भरो आंदोलन करेंगे। उस 4 लाख महिलाओं में एक भी पुरुष नहीं जाएगा आज। तीसरे दिन तय किया कि आज केवल बच्चे जाएंगे। 2.5 लाख बच्चे निकले और उन्होंने कहा जेल भरो आंदोलन होगा। सरकार की दरारें हिल गई, सरकार की नींव हिल गई और सरकार को लगा कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया ये तो, और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा?
क्योंकि देशभक्त जनता उस पर खड़ी थी। तो साथियों, आज जम्मू कश्मीर अगर हमारे साथ में कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हुआ है, और अगर है तो वहां की उसका कारण देशभक्त जनता है, और इतनी सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, इसका अगर एकमात्र कोई कारण है तो समय का पॉलिटी सिस्टम है, जिसके दिमाग में एक भ्रम भरा हुआ था, और मैं कहूं लगभग आने वाले 1 साल पहले तक भरा हुआ था, और आज भी कुछ लोगों के दिमाग में यह भ्रम भरा हुआ है। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। मैं, चूंकि समय की मर्यादा है, मैं कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें कह करके उसको समाप्त करूंगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि इस पे घंटों भी चर्चा हो तो भी कम है, दिनों तक चर्चा हो तो भी कम है, क्योंकि वास्तव में यह हमारे सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और केवल सेंटीमेंट नहीं है, यह भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसको देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उसका वर्णन करते हैं, इसकी विशाल जंघाएं हैं, पश्चिम इसका पूरा एक पुरुष के रूप में उसका वर्णन करते हैं। आखिरी में वो कहते हैं कि अगर इस गंगा में प्रवाहित होने वाली अस्थियों से भी कोई कान लगा के बोलेगा तो एक ही बात याद आएगी, भारत माता की जय। आखिर यह कैसे बना? एक बड़ी घटना आती है कि हरियाणा के अंदर में एक सैनिक का शहीद हुआ, और उसका सब उसके परिवार में पहुंचा। सब जिस दिन उसके परिवार में पहुंचा था, सबका अंतिम संस्कार करके उस वीर को विदा करके लौट के आ रहे थे, एक उसी समय में उसी परिवार में, उसी सैनिक के परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। बड़ा दुख का वातावरण था, लेकिन एक खुशी में भी बदला कि उस सैनिक को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसकी दादी ने जब उसको शहद चटाई, उस शहद चटाते हुए दादी बोलती हैं कि बेटा, तुझे बड़ा होकर के सेना में भर्ती होना है और जम्मू कश्मीर में लड़ना है। साथियों, उस दादी ने जम्मू कश्मीर को देखा नहीं है, कभी वो देखेगी भी नहीं, जाएगी भी नहीं, उसको पता नहीं है, उसके शायद अच्छे बुरे से उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन वो बगैर पढ़ी लिखी मां यह जानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का किरीट है। मैंने बेटे को शहीद हुआ है, लेकिन मैं अपने पोते को भी फिर से भेजूंगी, भले ही उसके प्राणों की आहुति देना पड़े। ऐसे शौर्य के साथ में खड़ा हुआ देश है। लेकिन राजनेता, ये तो जमीन का टुकड़ा है, इस पे तो घास नहीं उगती, ऐसे नहीं होता है, ऐसा कहने वाले देशद्रोही राजनेता खड़े हो जाते हैं। हमने कुछ वादे किए थे, ऐसा कहने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान चलेंगे, ऐसा समर्थन करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग खड़े हो जाते हैं जो हमारी आर्मी के ऊपर आर्मी को रेफिस्ट कहने लगते हैं। वैसे कोई बगैर पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये वो लुटियन जोन में खड़े होकर के एक गिलास में स्कॉच लेकर के और सिगरेट दबा करके और बड़े अखबारों में लेख लिखने वाले लोग होते हैं, जिनको देश सुनता है, जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं। ऐसे लोग खड़े करके बोलते हैं कि आर्मी तो रेफिस्ट है। ऐसे लोग उन आतंकवादियों को बोलते हैं, स्टोन पेल्टर को बोलते हैं कि वो तो भटके हुए लोग हैं। आखिर ऐसे लोग कैसे खड़े हो गए देश के अंदर? वास्तव में अगर लोग खड़े हो गए तो लोगों की विशेषता नहीं है, ये हम लोग की गलती है कि हमको लगता है कि हमें क्या लेने देना इन सब चीजों से। हम तो जिस काम में लगे हुए, हमारा तो इतना ही काम है। वहां से तो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं कि वहां के हिंदुस्तान को भगाया गया है, वापस कश्मीरी पंडितों को जाना है। लोग नहीं कहते कि हिंदुस्तान को वापस जाना है। मित्रों, इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। 4 समय थे, 5वां दौर फिर भारत का आया, और वो दौर आया हम सबके सामने था, जब भारत दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा था। भारत का नेतृत्व दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको हम लेकर के रहेंगे। लोगों ने वातावरण बनाना शुरू कर दिया, महबूबा बोलने लगी जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से चला जाएगा। उससे थोड़ा पीछे जाएं, जब बुरहान वानी और जब अफजल गुरु को फांसी होती है तो पूरे देश के अंदर एक मीडिया के माध्यम से हाइप बनाई गई, अरे अब तो वो कट गया जम्मू कश्मीर। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता खड़ी हुई है, और उस देशभक्त जनता के सामने सबको झुकना पड़ा। और आप देखिए, जब बुरहान वानी को चाहे वो अफजल गुरु की फांसी हो, चाहे वहां से 370 हटाने वाली बात हो, एक पत्थर भी नहीं फेंका। आखिर क्यों?
और यह काम मैं कहूं कि केवल सेना की वजह से होता है ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर या बॉर्डर के अंदर 80,000 लोग हैं जो कि ग्राम सुरक्षा समितियां, बॉर्डर सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं। वो 80,000 लोग सेना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के युद्ध लड़ते हैं। अभी अभी की घटना है, जब ये 370 हट गई, हमारे एक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, वो वहां जम्मू कश्मीर गए और उनको लग रहा था कि बहुत समस्याएं हो रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से रोजाना युद्ध का माहौल हुआ है, अब ये लोग सरकार है, बहुत सारी अपेक्षाएं करेंगे, चर्चाएं होंगी। शाम को पूरा गांव बैठा था तो उन्होंने पूछा कि अरुण जी कितने दिन यहाँ रुकोगे? माननीय अरुण जी ने बोला कि 4-5 दिन में यहीं रहूंगा। तो बोले अरुण जी आज आप इसी गांव में रुकिए। बोले इस गांव में अब क्या कार्यक्रम? अरे साहब बोले रात में बहुत मजा आता है यहाँ। क्या मजा आता है? तो वो अरुण जी को लेकर के गए और उन्होंने दिखाया कि साहब कल 2 गोले फेंके थे और ये गोलों के खोल यहाँ पड़े हुए, हम लोग तो उठा लेते हैं, रोजाना देखते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। उनको लग रहा था कि ये लोग शिकायत करेंगे, साहब हमारे घरों के ऊपर गोले गिर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमारे पशु खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा गोला किसके ऊपर गिर जाए, कब किसके प्राण चले जाए, और ये तो कह रहे बड़ा मजा आ रहा है। उन्होंने कहा साहब रात भर छत के ऊपर बैठ करके देखते हैं, हमारे लोग सेना के साथ खड़े होते हैं और इधर से एक गोला फेंकता है, उधर से एक गोला आता है, और जब उधर से 10 गोले फेंकते हैं तो मजा आ जाता है, ऐसा लगता है दिवाली बन गई साहब। तो हमारी दिवाली, आप तो शायद साल में 1 बार 2 बार दिवाली ऐसी मनाते होंगे, लेकिन हम हर रोज दिवाली मनाते हैं जब सेना यहां से गोले फेंकती है। तो साथियों बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का यह मानस है, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। इन जाहिल गवारों की वजह से नहीं है, जो मैं कहूं कि एक सिगरेट दबा करके और अखबारों में कुछ लिख करके और अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, ऐसे राष्ट्रभक्तों की वजह से। तो वास्तव में इसको समझने की आवश्यकता है। हमने उस 5वें अवसर का पूरा उपयोग किया है और आज सारा जनमानस भारत के साथ खड़ा है, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान टूट के कगार पर है। पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान है, जिस दिन तक भारत चाहता है, भारत जिस दिन तय कर ले पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, हो नहीं जाएंगे, यह होगा भी। इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लोगों का मानस तैयार हो चुका है, केवल आवश्यकता उस दिन की है जिस दिन उचित समय होगा और यह हम सबके सामने होगा। साथियों एक समय था कि दुनिया के अंदर मैं कहूं कि सारी की सारी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। एक यूएसएसआर करके हम कहें, रसिया था जो दुनिया की महाशक्ति था, दूसरा अमेरिका दुनिया की महाशक्ति था। यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे हम। हर आदमी सोचता था अमेरिका क्या बोलेगा, आदमी सोचता रसिया क्या बोलेगा। अमेरिका का रक्षा का बजट इतना बड़ा होता था जिसमें 10 देशों के बजट नहीं होते। लेकिन आप इतिहास को उठा के देखिए, आज दोनों कहां आ गए हैं। एक 90, 80, 70 का दशक आया और पूरा का पूरा रसिया टूट करके हम सब सामने खड़ा है, दर्जनों टुकड़े हो गए। ऐसा क्या हो गया रातों रात? वो कौन सी रात थी जिसके अंदर रसिया के 10 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए? क्या वह नेचुरल कारण थे? दुनिया के अंदर देशों के नक्शे बनते बिगड़ते हैं, देश टूटते या बनते हैं तो युद्धों से बनते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण था? हम वो 9/11 की घटना को देखिए, जो दुनिया का शक्तिशाली अमेरिका 15 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा कहां पहुंच गया। 3 जहाज उड़े, एक पेंटागन में घुस गया, एक ट्विन टावर में घुस गया, एक राष्ट्रपति भवन बचते बचते रह गया और दुनिया को दहलाने वाला अमेरिका खुद दहल गया, आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा है। जबकि आंतरिक स्थिति मजबूत थी। उसी तुलना में भारत को देखिए कि इतने सारे आक्रमण, इतनी सारी परेशानी, इतने सारे अंदर के द्वंद्वों के बाद भी दुनिया आज में खड़ा हुआ है। दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सक्षम भारत खड़ा हुआ है और यह कह रहा है कि दुनिया भी हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। साहब गाजा पट्टी और वो इजराइल बोलता है कि इजराइल का जो पड़ोसी देश है जिससे रोजाना का उसका झगड़ा है कि भारत तो दुनिया का नेतृत्व करता है, आप हमारा झगड़ा सॉल्व करवाइए। अमेरिका कहता है कि भारत इसमें नहीं बोला। तो साथियों ये जो 21वीं सदी है यह भारत की सदी है और भारत की सदी केवल यह कल्पना और बातों में नहीं है, यह दुनिया के अंदर दिख रहा है। सारी दुनिया इस आशा भरी नजर से देख रही है और दुनिया के अंदर चाहे 21वीं सदी का भारत हो, चाहे इससे पहले का सिरमौर भारत हो, अगर भारत दुनिया का सिरमौर बनता है, बना है, बन रहा है तो उसका एकमात्र कारण है कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो सामरिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। जब दुनिया में भारत 24% ट्रेड करता था, जब वही हिस्सा हमारा था कि जिसके अंदर हम
जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। आज जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो हिस्सा है, आप वहां से अपनी कार उठा के चले जाइए, 5 देशों में बेधड़क चले जाइए आप। 5 देशों से सीमाएं मिलती हैं उसकी, लेकिन इन 70 साल में सत्ता पिपासु लोगों ने, सत्ता पिपासु एक नेतृत्व ने उसके महत्व को नहीं समझा और उसको तो खैरात के रूप में बांटने लगे। लेकिन बाकी मैं बार बार कहता हूं कि अगर बचा हुआ तो देशभक्त जनता की वजह से। साथियों, उस देशभक्त जनता को सैल्यूट करें, उस देशभक्त जनता के साथ हम खड़े हो जाएं और उस देशभक्त जनता को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदुस्तान पूरा का पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर हमने यह काम कर लिया तो मुझे लगता है कि जितने भी उनके सीने के अंदर जो घाव हैं वो सारे घाव खत्म हो जाएंगे और आज फिर से वही स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। लोगों ने 70 साल के अत्याचारों को भूल गए। अब जब वेस्ट पाक की तरफ से जो लोग आए थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे, 70 सालों से उन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने कभी देश को गाली नहीं दी। वो हमेशा भारत का झंडा लेकर के खड़े हुए थे। 4-4, 5-5 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि देश को टूट जाना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि नहीं, भारत को मजबूत होना चाहिए। वो लोग जो यहां खड़े होकर के इनको सब कुछ मिलता है और देश को टूटने की बातें करते हैं, जेलों में से पढ़ के निकलते हैं, भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, तो वास्तव में यह समझने की आवश्यकता है। और यह समझने की आवश्यकता जब मैं कहता हूं तो यह कुछ करने की आवश्यकता है। और जब कुछ करने की आवश्यकता है तो हम सब यहां बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, यह सोचिए। 24 घंटे में एक बार इस पर विचार कीजिए, मैं जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर सकता हूं। देश के अंदर 23 परमवीर चक्र, 21 परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं। उन 21 परमवीर चक्रों में से 17 परमवीर चक्र जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए मिले हैं। हमारी सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे देश ने जो उसके लिए बजट दिया, आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण है। वहां के नागरिकों ने जो कुर्बानी दी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो शायद हमारे लिए नहीं है कि हमने कभी उसके ऊपर चिंतन नहीं किया। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे चिंतन के बिंदु छोड़ता हूं जिसमें आप मुझे लगता है इस पर चिंतन कीजिए। सबसे पहला काम तो आप यह कीजिए, आप जिस संस्थान में काम करते हैं, काम करते थे, वो मुझे लगता है अधिकांश संस्थान राष्ट्रीय संस्थान हैं। उसके अंदर आप देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो 10 साल, 15 साल, 5 साल जम्मू कश्मीर में नौकरी करके आए हैं। उनमें से कितने लोगों के बच्चों ने वहां से कोई भी 5 की कोई पढ़ाई 5 तक की या कोई भी बोर्ड का एग्जाम पास किया, उनको निकालिए और उनसे कहिए कि भारत ने बहुत अच्छी डोमिसाइल पॉलिसी बनाई है, आप वहां के डोमिसाइल बन जाइए तो आपका जो 70 साल का जो एक मन का कष्ट है वो दूर होगा, क्योंकि दुनिया की लड़ाई हम उसी से जीत सकते हैं। हम लोग प्रयास कर लें, रोजाना एक एक आदमी को ढूंढने का प्रयास करें कि जिसको हम जम्मू कश्मीर का नागरिक बनाएंगे, क्योंकि लड़ाई तो वोट से होने वाली है। बातों से लड़ाई नहीं होने वाली, जीती जाने वाली, परसेप्शन से लड़ाई जीती जाने वाली है। आप सब लोग इस काम को कीजिए। बाकी डोमिसाइल पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाइए। इंटरनेट पर डेली हुई हर आदमी जानता है, उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सेना के लोग जो कभी 2-5 साल बाद नौकरी करके आए हैं, आप उनसे निवेदन कीजिए कि आप वहां के नागरिक जरूर बनिए। आपसे संबंधित लोग जो दुनिया के अंदर हों, उनको भी आप बोलिए कि आप कभी जम्मू कश्मीर में रहे हो तो आप वहां के नागरिक बनिए। दूसरा काम करने का है, हम जहां बैठे हैं हर रोज एक काम ऐसा कीजिए जिससे आपको लगे कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया है। कोई एक लेख लिख दीजिए। हम सब लोग मिलकर के तय कर लें, इंटरनेट की दुनिया में सारी दुनिया बहुत पॉकेट के अंदर है, हर महीने में एक बार एक ऐसा कोई ना कोई हम एक लेख लिखेंगे। वो भले ही बहुत छोटे से अखबार में छपे, वो किसी पत्रिका में छपे, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में वास्तविक स्थिति से हम जनता को अवगत कराएंगे। कोई बड़ा काम नहीं है आप लोगों के लिए, आप सभी कर सकते हैं। किसी जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक बच्चे को आप शिक्षा के लिए गोद ले लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है, आप ले सकते हैं। आप यह काम करते हैं, केवल उसमें फोकस पॉइंट अपना ये बना लीजिए। साल भर में आप इंटरनेट से निकालिए, किसी ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अच्छा काम किया हो, उसको वहां से 2-4 ईमेल भेज दिए, 2-4 चिट्ठियां लिख दीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमने एक स्टेप चलना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि जो एक चर्चा और एक वातावरण बन रहा है उसको बदलने की आवश्यकता है। आज इन सबसे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर की कोई बात होती है, वो लड़ाई जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ी जाती, वो लड़ाई केवल हिंदुस्तान में नहीं लड़ी जाती, वो जाती दुनिया में लड़ी जाती है। अरब कंट्री इसको लेकर के भारत के साथ खड़े होते जा रहे हैं। तो दुनिया का कौन सा देश किस तरफ जा रहा है इसकी थोड़ी समझने का प्रयास कीजिए और उल्हाना नहीं, कोई सकारात्मक कदम आगे बढ़ाइए। तो जम्मू कश्मीर के लिए मुझे लगता है यह हमारा जो प्रयास है यह बहुत आगे ले जाएगा जम्मू कश्मीर को, और 2-3 चीजों से हमें इसको बाहर निकालना है जम्मू कश्मीर को, और वो मैंने आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया। क्योंकि समय की मर्यादा है, मुझे लगता है विषय बहुत बड़ा है, कभी कोई समय मिलेगा तो प्रत्यक्ष चर्चा में भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है जम्मू कश्मीर नाउ, आप कभी भी उस वेबसाइट को आप उस पर जाइए, उसको सर्च कीजिए, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में जो वास्तविक चीजें हैं वो सारी हम उसके माध्यम से लेके लाते हैं। कोई साहित्यकार हैं, अब लल्लेश्वरी को पढ़िए, आप आचार्य अभिनव गुप्त को पढ़िए जो स्पंदन शास्त्र के जनक हैं। आप ऐसे कुछ आर्मी के अधिकारियों से मिलकर के वहां के बारे में चर्चा कीजिए कि वहां की स्थितियां क्या हैं, और इन सारी की सारी वास्तविक स्थितियों को देश के सामने ले जाएं। मुझे लगता है यही जम्मू कश्मीर के साथ में आपके द्वारा किया हुआ सबसे बड़ा काम होगा। मैं फिर दुष्यंत की बात के एक पंक्ति से अपनी बात को समाप्त करूंगा, या मैं कहूं कि चूंकि दुष्यंत भोपाल के थे और मुझे एक बार नेहरू जी ने वहां बोला था लोकसभा में, तो दिनकर जी समय लोकसभा में हुआ करते थे, दिनकर जी ने एक बड़ी अच्छी कविता बोली थी, और दिनकर जी बोलते थे कि वास्तव में दिनकर जी ने कहा कि रे रोक न युधिष्ठिर को यहां, रे रोक न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे स्वर्ग धीर, लेकिन लौटा दे मुझको मेरा अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा। तो वास्तव में मैं कहूं कि जो शांति प्रिय का ओढ़ने वाले लोग थे उनको जाने दो, लेकिन आज आवश्यकता है अर्जुन के गांडीव की और भीम की गदा की, वो मुझे लौटा, और मेरा कश्मीर फिर से वैसा ही जम्मू कश्मीर रहे, और मेरा कश्मीर जम्मू कश्मीर जो दुनिया के अंदर सिरमौर था आज भी वही रहे। तो मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज बस मैंने सूर्य से जरा, आज बस मैंने सूर्य से यूं ही कहा, तेरे रात में इतना अंधेरा क्यों भला, वो तमतमा कर दहाड़ा, वो तमतमा कर दहाड़ा, तुम बेफिक्रों के लिए, तुम बेफिक्रों के लिए मैं संघर्ष कब तक करूं, संग्राम घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में इस भाव और भावना के साथ हम जम्मू कश्मीर को समझने का प्रयास करें। मुझे कुछ चंद्र बातें ध्यान में आई थी, वो मैंने आपको सामने रखने का प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राजू जी का और आप सबका, कि आपने मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, मैं कहूं कि आप सबके बीच में मुझे सबसे कम ज्ञान है, फिर भी आपने मुझे इतना समय दिया, सुनने का मुझे मौका दिया बोलने का। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।